कराएंगे, क्वेश्चन इसके बाद भी करा देंगे। नया चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा चैप्टर है लेकिन किसी भी एग्जाम में 3 से कम तो क्वेश्चन आते नहीं हैं और फ्री के सवाल हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ रहता है, इधर उधर की कोई बात ही नहीं होती है, सिर्फ मेमोरी का सारा खेल है इस चैप्टर में। बहुत कम समझना है, ज्यादातर चीजें याद रखनी है। और सबसे खास बात यह है कि फर्जी पेज देखो, ये एक पेज फर्जी लिखा है और पेज फर्जी लिखा है, फर्जी चल रहा है, चैप्टर यहाँ शुरू होता है तो आगे के 2 पेज हटा देंगे। अगर आगे के 2 पेज हटा भी देंगे तो ज्यादा नुकसान होगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन है आगे तो वही सीधे देख लेते पहले। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है, बातचीत ना करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। बस ये डिफिनेशन है, पूछ सकता है कि WHO के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है, बाकी कुछ और खास बात नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रास्ते में कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हल करने की क्या रणनीति है, ये सब यहाँ डिस्कशन है। इसमें आपको ये लाइन रटनी है, देश जैसे आजाद हुआ सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्योंकि पता था देश आजाद हो चुका है। 1951 में सबसे पहला प्रोग्राम क्या बनाया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, अभी इसका प्रोग्राम थोड़ा इंप्रूव हो गया है और इंप्रूव करके नाम बदल गया है। क्या नाम हो गया है, तो अब नाम क्या हो गया है, एक ये क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब शुरू किया था, 1951 में, अभी नाम बदल के क्या हो गया है, RCH हो गया है। बाकी जनरल कहानी है, ये सब जनरल कहानी, इसमें से कोई विशेष सवाल नहीं मिलेगा, जहां सवाल मिलेगा वहां रुकेंगे। यहां से शुरू होता है क्वेश्चन, ये एज सच लाइन आई है, बैन कर देना है किसको, एमनियोसेंटेसिस को। तो अब एमनियोसेंटेसिस समझ लीजिए, तो एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई भी तरीका जिसमें फीटस के बाहर पाए जाने वाले एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक सेल की एनालिसिस की जाए। एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक सेल की एनालिसिस इस पर्पस से करते हैं कि कहीं कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। जेनेटिक डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है, लेकिन चूंकि एमनियोटिक सेल मिल जाती हैं और एमनियोटिक सेल फीटस की सेल होती हैं, तो अगर सेल मिल जाएगा तो न्यूक्लियस मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा तो बार बॉडी मिल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूक्लियस के साथ बार बॉडी है, बार बॉडी तो फीमेल की पहचान है, तो अगर बार बॉडी है तो सेल फीमेल है तो फीटस भी फीमेल है, और अगर बार बॉडी नहीं है तो सेल मेल है तो फीटस भी मेल है। तो फीटस का सेक्स भी इस प्रोसेस से डिटरमाइन हो जाता है। कम से कम 5 क्वेश्चन नीट में आए हैं, और जितने क्वेश्चन पूछेंगे सब सुन लीजिए, फिर इसको अंडरलाइन करिएगा। पहला सवाल, एमनियोसेंटेसिस है क्या, तो कहोगे एनालिसिस है एमनियोटिक सेल और एमनियोटिक फ्लूइड की। इसमें करते क्या है, 2 चीजें पता कर सकते हैं, किसी जेनेटिक डिजीज को पता कर सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम देख सकते हैं, और सेक्स भी पता कर सकते हैं। लेकिन एमनियोसेंटेसिस में किस बात की परमिशन है, तो परमिशन है जेनेटिक डिजीज की, और किसकी परमिशन नहीं है, सेक्स के डिटरमिनेशन की परमिशन नहीं है। फिर भी इसका दुरुपयोग, मिसयूज होता था। क्या, पहले से ही पता कर लेते थे कि सेक्स क्या है, मेल या फीमेल, और अगर फीमेल है तो फिर उसको फीटस में ही किल कर देते थे
इसका मतलब इसका दुरुपयोग होता था एज ए फीमेल फर्टिसाइड। तो फीमेल फर्टिसाइड की तरीके से इसका दुरुपयोग ना हो पाए इस नाते क्या कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए, बैन। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पैराग्राफ में जो भी लिखा है सब पूछा जा चुका है। एक और क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, एमनियोसेंटेसिस से क्या नहीं पता करेंगे। तो क्या नहीं पता करेंगे, हमें क्या पता कि तुम क्या नहीं पता करोगे। नहीं को याद नहीं कर सकते हैं, जो पता कर सकते हो वो याद रखो। क्या पता कर सकते हैं, तेज बोलो क्या, और सेक्स को पता कर सकते हैं। क्या नहीं पता कर सकते हैं, पता नहीं, ऑप्शन बताओ आंसर बता देंगे। जैसे बच्चे में जॉन्डिस होगी, ये पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं। बच्चे का जन्म होगा और ये तालू कटा होगा, कटे हुए तालू को कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट। तो क्या क्लेफ्ट पैलेट पता कर सकते हैं, नहीं। क्लेफ्ट पैलेट एक डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, वो पता नहीं। ये भी सवाल नीट में आया है। एमनियोसेंटेसिस से क्या नहीं पता कर सकते हैं, तो अभी तक 2 मिल गए हैं। क्या नहीं पता करेंगे, जॉन्डिस नहीं पता करेंगे और क्लेफ्ट। और क्या पता कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे का सेक्स पता कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर पता। किसकी परमिशन है और किसकी परमिशन नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर पता हो गया, तो क्या करोगे। तो ऐसे केस में ध्यान सुनिएगा, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो ऐसे केस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का भी प्रावधान है। एमटीपी करेंगे, क्यों, ऐसा बच्चा जिसमें जेनेटिक बीमारी हो उसके जन्म होने से ही उसको ही दिक्कत होगी, तो ऐसे बच्चे का जन्म ना हो तो ही बेहतर है। तो वैसे केस में एमटीपी अलाउ होती है। तो कब करना चाहिए एमनियोसेंटेसिस, आराम से सोचिएगा, आराम सोचिएगा। पहले महीने में करें कि तीसरे महीने में करें कि छठे महीने में करें कि 90वें महीने में करें, हैं? तो भैया जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर रहेगा। अब 9 महीने का बच्चा डेवलप हो चुका, तब एमनियोसेंटेसिस किया और तब पता चला डाउन सिंड्रोम है, तो क्या करेंगे, हैं? तब डाउन सिंड्रोम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब तो जन्म होगा ही डाउन सिंड्रोम के साथ। तो एमनियोसेंटेसिस प्रीफर कब करेंगे, है? तो आंसर देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्यों, सेकंड में क्यों नहीं करेंगे। अगर कोई समस्या पता चली, अगर कोई समस्या पता चली तो कम से कम एमटीपी तो हो सकती है। पहले ट्राइमेस्टर में क्या है, सेफ है। इतने क्वेश्चन एमनियोसेंटेसिस के पूछे गए हैं, तो एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लगभग आ ही रहा घुमा फिरा करके, किस पर बैन कर देना है, एमनियोसेंटेसिस पर, ठीक है। और क्यों बैन कर रहा है, लिखा है डिटरमाइन ना करने पाए और चेक कर दिया जाए, क्या, उस चांस को जिसमें कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, एज ए फीमेल फर्टिसाइड। तो फीमेल फर्टिसाइड की तरीके से इसका दुरुपयोग ना होने पावे, जानते किसको बैन करिए, एमनियोसेंटेसिस। फिर यहां स्टिक करिए, एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, कहां से, डेवलपिंग फीटस। इसको बाहर निकालेंगे इंजेक्शन से और फिर इसकी एनालिसिस करेंगे, किसकी, फीटल सेल की, और किसकी, डिजॉल्व सब्सटेंस की। इस प्रोसीजर का पर्पज क्या है, तो क्या लिखा है, यूज टू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ईटीसी, इसको डिटरमाइन करेंगे और ये निश्चित करेंगे कि बच्चे का भविष्य कैसा है, उसकी सर्वाइवलिटी कैसी है। अगर बच्चे की सर्वाइवलिटी अच्छी नहीं है तो फिर एमटीपी प्रमोट करेंगे और नहीं तो फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो कितने क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला सवाल, एमनियोसेंटेसिस है क्या, तो कहोगे एनालिसिस है, किसकी, तेज बोलो, किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड और डिजॉल्व सब्सटेंस की। दूसरा सवाल, क्यों करते हैं, तो जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए। लेकिन मिसयूज कैसे होता है और मिसयूज कैसे करते हैं, फीमेल फर्टिसाइड का रास्ता खुल जाएगा यहाँ से। इस नाते इस पर क्या कर देना चाहिए, क्या नहीं पता कर सकते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी में लिखा नहीं, तो बगल में इधर जगह खाली लिख लीजिए,
लिख लीजिए, एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट डिटेक्ट, क्या नहीं पता कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट डिटेक्ट। ये आया हुआ सवाल है दोनों। एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट जॉन्डिस, जॉन्डिस नहीं पता कर सकते हैं, जॉन्डिस एंड क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे आएगा। एक और लाइन लिख लीजिए, एमटीपी का प्रिफर करते हैं, ये भी लिख लीजिए, एमटीपी प्रिफर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सॉरी एमटीपी नहीं, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस प्रिफर करते हैं किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एमनियोसेंटेसिस प्रिफर इन, एमटीपी नहीं, एमनियोसेंटेसिस प्रिफर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कोई डाउट? बाकी जनरल कहानी है। एक ये क्वेश्चन और है यहाँ, अंडरलाइन कर लीजिए। पहली, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको डेवलप किसने किया, किसने डेवलप किया, तो कहोगे CDRI लखनऊ। एक ये क्वेश्चन रटना है आपको। सहेली के बारे में 2 क्वेश्चन और हैं, वो अभी आगे मिलेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन, बातचीत ना करें, यहाँ डाटा दिया है, अभी तक कोई डाटा नहीं पूछा गया है, फिर भी कभी भी एग्जामिनर की नजर पड़ सकती है। देखो, दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी कब, और कितनी हो गई, कब, और कितनी हो गई, कब। इसी हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग कितनी, कब, हमारे इंडिपेंडेंस का मतलब 1947 में, और कितनी पहुंच गई, 1 बिलियन, कब, और क्या पहुंच गई, कब, 2011। इसका कारण लिखा है, इसके 3 कारण। पहला है डेथ रेट कम हो जाना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाना, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाना, बच्चे कम मरेंगी, माओ की मृत्यु कम होगी, डेथ रेट कम हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये रटना है आपको। 2001 सेंसस रिपोर्ट, 2011 की सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, क्या लिखा है, लेस देन, और इसका मतलब है 20 इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। इकोलॉजी में लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फार्मूला, बर्थ रेट का और डेथ रेट का। तो यहाँ इतने इंडिविजुअल का जन्म हो रहा है 1000 लोगों पर साल भर में। तो ये डाटा है, ये डाटा, ये आपको डाटा रटना है। बाकी जनरल कहानी है, शादी ब्याह की एज फिक्स करेंगे, फीमेल की 18 साल और मेल की 21 साल। और फिर ये और जनरल कहानी, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस पूरे, हाँ एक ये भी भैया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो स्लोगन है किसका, फैमिली प्लानिंग का। तो फैमिली प्लानिंग का स्लोगन क्या है, हम दो हमारे दो। तो इतने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यहां शुरू किए इंट्रोडक्शन से, केवल एक डिफिनीशन है, अभी तक कभी नहीं पूछी गई। फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुआ, 1950। देखिए सब चीजें पढ़ोगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, काम काम की चीजें पढ़ोगे तो याद रहेगा। तो यहाँ केवल एक यही क्वेश्चन है, कब शुरू हुआ, 90। फिर नाम बदल के, ठीक है, फिर किस पर बैन करना है, उससे जुड़े हुए 6-7 क्वेश्चन हैं जो हमको याद रखने हैं, तो वो याद रखेंगे। फिर ये सहेली किसने प्रिपेयर किया, CDRI लखनऊ ने। उसके बाद फिर ये डाटा आ गया, दुनिया की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन। तो ये डाटा याद रखेंगे। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ी, उसके 3 कारण यहाँ दिए गए हैं।
2011 की रिपोर्ट के हिसाब से ग्रोथ रेट कितनी है? लेस देन 20%। हाँ, लेस देन 2% और 20 पर 1000 पर ईयर। बाकी जनरल कहानी चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हेडिंग डाल दीजिए कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड। देखो कितने पेज बचे? एक पूरा पेज ये है, 2 पेज, ये 2.5 पेज दिए हुए हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में। और कंट्रासेप्टिव मेथड का कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। पेपर उठा के देखिए, कंट्रासेप्टिव मेथड से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, घुमा फिरा करके आ ही रहे हैं। 2.5 पेज पढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आगे 2.5 और पढ़ेंगे 2 और आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन यहां से आने हैं। यहां जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, कुछ बचा नहीं, दोहराने लगे हैं। तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। नेचुरल मेथड, कंट्रासेप्शन का नेचुरल मेथड, ये अवॉइड करेगा क्या? चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इसमें पहला नेचुरल मेथड कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ये वो मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करते हैं या एब्स्टेन करते हैं क्वाइटस को दिन कौन सा? 10th to 17th डे ऑफ क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्योंकि इस दौरान एक्सपेक्टेड है क्या? ओवुलेशन। तो यहां एसर्शन रीजन बनेगा, क्या बनेगा? एसर्शन ये आएगा कि इस दौरान इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए यदि प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यही क्या है? एक्सपेक्टेड ओवुलेशन। क्योंकि इसी दौरान चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? वेरी हाई। तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है। और इसी को कहते क्या हो? फर्टाइल पीरियड। इसी नाते अवॉइड करना चाहिए क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस नाते कंसेप्शन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट। जितना लिखा कुल पूछा जा चुका है। नेचुरल मेथड में पहला मेथड, तेज बोले कौन सा है? लोग इतना हल्के में सभी पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन इसका भी गलत कर डालते हैं। अभी जल्दी एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा मेथड है जिसमें हार्मोन यूज नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मेथड जिसमें हार्मोन यूज नहीं होता है? और एक में 3 ऑप्शन दिए थे, एक में 3 ऑप्शन दिए थे। उसमें लैक्टेशनल एमेनोरिया भी दिया हुआ था, चाहे 2019 में हो चाहे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन डिजाइन भी होगा, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, तो कहां तक चीजें रिपीट करेगा? कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएगा ही। तो इतना आसान नहीं है, कुछ दिमाग लगाएगा एग्जामिनर, तो अभी अपना लगाइएगा। फिर से सुनते हैं, नेचुरल मेथड में पहला कौन सा? इसमें अवॉइड करना है क्वाइटस को कौन से दिन, और क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि एक्सपेक्टेड ओवुलेशन है और इसी दौरान चांस किसका है? फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेथड है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें मेल पार्टनर विड्रा हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना, ये अंडरलाइन करेंगे, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। पर्पस क्या है? अवॉइड करना है किसको? इंसेमाइनेशन। तीसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डिजाइन होके आ रहे हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया यहां से लेकर के यहां तक लिखा है, और जितना लिखा है सब पूछा जा चुका है, एक एक शब्द आपके काम का है। तो ये हेडिंग टिक करें, इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशनल एमेनोरिया पहले सुन लेते हैं, फिर एनसीईआरटी अंडरलाइन करेंगे। एमेनोरिया शब्द का शाब्दिक मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट है, उसको एमेनोरिया कहते हैं। जीवन में एमेनोरिया बहुत बार होती है, जैसे जन्म और प्यूबर्टी के बीच भी मेंस्ट्रुएशन नहीं है, इसको कहते हैं प्री प्यूबर्टी एमेनोरिया। फिर प्यूबर्टी के बाद जितने दिन प्रेगनेंसी रहती है, 9 महीने, उस दिन भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, उसको कहते हैं जेस्टेशनल एमेनोरिया। उसके जन्म होने के बाद 6 महीने और मेंस्ट्रुएशन नहीं है, उसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया।
फिर 50 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद मीनोपाज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर बंद हो जाती है और उसे कहते हैं मीनोपाजल एमेनोरिया। तो जीवन में 4 प्रकार की एमेनोरिया हैं। पहले प्यूबर्टी के पहले प्री प्यूबर्टी एमेनोरिया, प्यूबर्टी के बाद प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल एमेनोरिया, बच्चे के जन्म के बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया और 50 साल की एज के बाद मीनोपाजल एमेनोरिया। ये इसके बारे में डिटेल अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा। यहाँ सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो लैक्टेशन का मेन पीरियड होता है वो 6 महीने होता है। इन 6 महीनों में प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, क्योंकि इन 6 महीनों में मिल्क का प्रोडक्शन होना है। प्रोलैक्टिन का हाई सिक्रीशन, ध्यान सुनिएगा, प्रोलैक्टिन का जो हाई सिक्रीशन है ये इनहिबिट कर देता है एफएसएच और एलएच को। और अगर एफएसएच और एलएच इनहिबिट हो गया तो क्या नया फॉलिकल बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या नया ओवुलेशन होगा? नहीं होगा। तो क्या मेंस्ट्रुएशन होगा? नहीं होगा। तो ना तो फॉलिकल बनेगा, ना ओवुलेशन होगा, ना मेंस्ट्रुएशन होगा। तो क्या प्रेगनेंसी का कोई चांस है? नहीं। इसी नाते इसको भी कहते हैं नेचुरल मेथड ऑफ कंसेप्शन। ध्यान से सुनेंगे, इस दौरान चांस ऑफ प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट नील है। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफएसएच और एलएच इनहिबिट हैं। किसने कर रखा है? किसने? प्रोलैक्टिन ने कर रखा है। आप सिर्फ इतना बताओ, लैक्टेशनल एमेनोरिया में हार्मोन यूज है कि नहीं? हार्मोन यूज है कि नहीं? है? हार्मोन का रोल है, दिख रहा है ना। अभी बोल रहा हूँ प्रोलैक्टिन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, हार्मोन तो दिख रहा है। इससे पहले वाले में है, इस वाले में कोई हार्मोन का नाम आया? कोई हार्मोन का नाम नहीं आया। अभी और बहुत जगह मिलेगा। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या लिखा है। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये इस बेस पर फैक्ट पर बेस्ड है कि क्या ओवुलेशन और साइकिल नहीं होगी। ओवुलेशन और साइकिल नहीं होगी। किस दौरान? पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। किसके बाद? पार्टूरिशन। इसका मतलब एज लॉन्ग एज, जब तक मदर क्या कंटिन्यू रखेगी, ब्रेस्ट फीडिंग किस पूरी तरीके से चाइल्ड फुली, तो चांस ऑफ कंसेप्शन इज ऑलमोस्ट नील। 100% श्योर तो कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट नील। दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। इसमें कोई भी मेडिसिन या कोई भी डिवाइस यूज नहीं हुई है। इसी नाते यहाँ कोई भी साइड इफेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल ये, सर रीजन बनेगा। क्वेश्चन है कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं है? आंसर देंगे लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो असर्शन आएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो क्या रीजन बताओगे? तो कहोगे भैया यहाँ कोई भी मेडिसिन या कोई भी डिवाइस यूज नहीं होती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लैक्टेशनल एमेनोरिया के कितने सवाल? पहला सवाल, कितने दिनों के लिए इफेक्टिव है? इस दौरान चांस ऑफ प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट नील। क्यों नील है? क्योंकि भैया ना तो होगा ओवुलेशन और ना होगी साइकिल। क्यों नील है? ना तो ओवुलेशन ना तो अदर साइकिल। चांस ऑफ कंसेप्शन ऑलमोस्ट नील है। बस शर्त क्या है? शर्त ये लिखा है, मदर ब्रेस्ट फीड चाइल्ड फुली इंटेंस। देखो शब्द यहाँ लिखा है। शर्त क्या है? इंटेंस लैक्टेशन। बस एक खतरा है, चांस ऑफ फेल्योर ऑफ दिस मेथड इज आल्सो हाई। क्यों? क्योंकि कब लैक्टेशनल एमेनोरिया खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगी। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, और अगर प्रेगनेंसी हो गई
तो लैक्टेशनल खत्म हो जाएगी और जेस्टेशनल स्टार्ट हो जाएगी। 6 महीने पहले मेंस्ट्रुएशन बंद है किसके नाते? किसके नाते? लैक्टेशनल। और उसके बाद भी कंटिन्यू बंद रहेगा किसके नाते? प्रेगनेंसी के नाते। तो फेल होने का बहुत रिस्क यहाँ रहता है। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड का पर्पज है कि ओवम और स्पर्म के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, टू प्रिवेंट क्या? फिजिकल मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर। बहुत सारे मेथड अवेलेबल है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए, जिसमें मेन नाम कंडोम। ये बैरियर थिन रबर का बना होता है या लैटेक्स शीट का बना होता है। पेनिस को कवर करते हैं मेल में, फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा बैरियर मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है? तो आंसर कंडोम देंगे, क्योंकि मेल भी यूज कर सकते हैं फीमेल, बस दोनों में जस्ट बिफोर क्वाइटस यूज करना है। इसका रिजल्ट है जो सीमेन इजाकुलेट होगा वो कहाँ नहीं पहुंचेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इससे फिर क्या नहीं होगा? कंसेप्शन नहीं होगा। निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ कंडोम फॉर मेल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। लिखा है यूज ऑफ कंडोम रिसेंटली इंक्रीज करता है क्योंकि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। क्या प्रिवेंट करता है? क्या क्या प्रिवेंट करता है? एसटीडी जैसे एड्स। मेल और फीमेल कंडोम दोनों क्या होते हैं? डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, जानते प्राइवेसी होती है। ये भी टिक कर लिए, इंपॉर्टेंट है। वेजाइनल डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्ट ये भी बैरियर हैं। किसके बने हैं? रबर के, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और किसको कवर करेंगे? और यहाँ किसको कवर किया था? यहाँ किसको कवर किया था? वेजाइना एंड सर्विक्स। और यहाँ किसको कवर कर रहे हैं? ड्यूरिंग क्वाइटस दे प्रिवेंट क्या? कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। दे क्या है? रीयूजेबल। तो ध्यान सुनिएगा, ये क्या है? डिस्पोजेबल। और ये तीनों क्या है? रीयूजेबल। स्पर्मिसाइडल क्रीम जैसे जेली या फोम यूजुअली यूज अलॉन्ग विद बैरियर टू इंक्रीज कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो बैरियर से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिजिकल स्पर्म और ओवम की मीटिंग कौन रोकेगा? बैरियर। एडिशनल बेनिफिट भी खूब पूछा जा रहा है। कौन सा एडिशनल बेनिफिट है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स को प्रिवेंट करेगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए कौन अवेलेबल है? कंडोम। कौन सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है? कौन सा? डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वाल्ट। किसको कवर करेंगे? उससे क्या प्रिवेंट हो जाएगा? सब लिखा, देखिए यहाँ लिखा सब है। ये देखो लिखा है ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। और ये क्या होते हैं? चूंकि हर साल एक सवाल पूछना है तो कोई लाइन उठा लेंगे इसमें से, सब इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। ये वो पैराग्राफ है जिसके बगैर पेपर ही नहीं छपता है। हर साल एक सवाल आता है, पेपर उठा दीजिए 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, जब तक इतिहास गवाह है तब तक सवाल आ रहा है। एक सवाल हर साल आता है, तो इस बार ही आएगा। पॉपुलर मेथड यूज क्या करना है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस। 2 मिनट पानी पी लिया जाए। बातचीत ना करें। इंट्रायूट्राइन डिवाइस बचाओ नहीं भाई, रुक जाओ थोड़ी देर। इंट्रायूट्राइन डिवाइस ना बात करो। These device inserted by
याद रखेंगे, इंसर्टेड बाय डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स, झोला छाप से नहीं, है ना। इन द यूट्रस, कहाँ रिलीज करेंगे, यूट्रस थ्रू द वेजाइना। ऑपरेशन की, सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। These intrauterine devices are presently available as number 1 non-medicated IUD, जैसे नंबर 2 जैसे कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में इतने सवाल खूब पूछ रहा है। पिछली बार गुस्सा हो गया, तीनों पूछ लिया, ABCD करके मैचिंग करा दिया, ठीक है। ये हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। आईयूडी करते क्या हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बढ़ा देंगे, कहां, यूट्रस में। और कैसे बढ़ा देंगे, क्योंकि जो कॉपर आयन निकलता है वो सप्रेस कर देता है क्या, स्पर्म मोटेलिटी, और घटा देता है क्या, क्योंकि मोटेलिटी बहुत जरूरी है, और मोटेलिटी ही क्या करता है, कम कर देता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी स्पेशली साथ में और क्या करते हैं, एडिशनली मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स पर ही होस्टाइल कर देता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एडिशनली क्या करते हैं, तो आप बताएंगे यूट्रस को क्या कर देंगे, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। वैसे कुछ ना कहे, अगर क्वेश्चन कहेगा कि आईयूडी प्रेगनेंसी को रोकते हैं कैसे, पहला ऑप्शन फर्टिलाइजेशन रोक के, दूसरा ऑप्शन इम्प्लांटेशन रोक के। अरे एंड नहीं भैया, एंड नहीं है। तो देखो लिखा है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी घटाता है, स्पर्म मोटेलिटी घटाता है, फैगोसाइटोसिस घटाता है, उन सबका एक लक्ष्य है, फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। हाँ, उसके बाद इनका स्पेशल काम है, ये यूट्रस को इस लायक बनाते हैं कि क्या ना होने पावे। तो ये अलग सा है। मान लेते कॉपर टी कोई लगवा दे तो पर्पज नहीं रहेगा। कॉपर टी का मेन पर्पज है क्या ना होने पावे, फर्टिलाइजेशन ना होने पावे। और फर्टिलाइजेशन ना होने के लिए क्या किया उसने, स्पर्म की मोटेलिटी ही घटा दिया। आईयूडी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन महिलाओं के लिए जो चाहती हैं क्या चाहती हैं, डिले प्रेगनेंसी, या क्या चाहती हैं, स्पेस में चले जाएं बच्चे उनके, हैं, प्रेगनेंसी डिले या स्पेस चिल्ड्रेन। स्पेस चिल्ड्रेन का मतलब है 2 बच्चों में अंतर, और 2 बच्चों में अंतर तो तब होगा जब पहला बच्चा होगा। तो पहले बच्चे के बाद के लिए दूसरे बच्चे के बीच का जो गैप है वो सही रखने के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है, आईयूडी। इसी नाते वाइडली एक्सेप्टेड है, कहां, इंडिया में। अब आई ओरल। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन स्मॉल डोज है बेटा, लार्ज डोज नहीं है। लार्ज डोज देंगे तो हार्मोन दूसरे हिसाब से काम करेंगे, स्मॉल डोज दूसरे हिसाब से काम करेंगे। स्मॉल डोज किसका, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या तो कॉम्बिनेशन एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड। दे आर यूज्ड इस फॉर्म ऑफ टेबलेट। इसी नाते इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में पिल्स कहते हैं। पिल्स लेंगे कैसे, डेली लेंगे, कितने दिनों के लिए, और किस दिन से शुरू करेंगे, क्या लिखा है, फास्ट 5। फिर गैप कितने दिनों का, उस दौरान क्या हो जाएगा, फिर रिपीट करेंगे सेम पैटर्न में। ये तब तक करेंगे जब तक फीमेल डिजायर फॉर कंसेप्शन, टू प्रिवेंट कंसेप्शन। दे का मतलब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या इनहिबिट करते हैं, और क्या इनहिबिट करते हैं, और क्या चेंज करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट या रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आईयूडी में, सॉरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या 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 करते हैं, तो 3 काम कर रहे हैं। पहला काम, तेज बोलो, पहला काम है ओवुलेशन। और क्या रोकेंगे,
और क्या, क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल। अगर आल मिलेगा तो आल लगाएंगे, और अगर आल नहीं मिला तो कौन सा लगाओगे, तो ओवुलेशन लगाएंगे। इसका मेन काम यही है, इसका मेन काम यही है। पिल्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, इसी नाते ये भी एक्सेप्टेड है किसके द्वारा, फीमेल। लेकिन कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही। तो फिर नई पिल आ गई सहेली, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, और लेने वन पिल्स इन ए वीक या वंस इन ए वीक। और इसके क्या है, बहुत कम साइड इफेक्ट है और बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। नीट ही में क्वेश्चन आया है कि सहेली प्रेगनेंसी को कैसे रोकते हैं, इसमें लिखा नहीं है। जैसे ध्यान से सुने, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेगनेंसी नहीं होने देते हैं, क्या रोके, या तो ओवुलेशन रोके, या तो इम्प्लांटेशन रोके, और या तो क्वालिटी ऑफ। यही क्वेश्चन चेंज कर देगा, चेंज कर देगा, क्या कर ही चुका है। पूछा है सहेली कंसेप्शन कैसे करते हैं या कैसे रोकते हैं, तो कैसे रोकेंगे, तो बगल में जगह खाली यहां लिख लीजिए। सहेली में जो केमिकल होता है वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो जब एस्ट्रोजन काम नहीं करेगा तो एस्ट्रोजन के बगैर क्या प्रेगनेंसी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो टिक करके लिख लो बगल में, लिखिए द केमिकल ऑफ सहेली, द केमिकल ऑफ सहेली, केमिकल ऑफ सहेली ब्लॉक कर देगी किसको, एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर। thus prevent implantation या conception, prevent implantation या conception। चलिए बोले फटाफट। हार्मोनल पिल में क्या क्या लेते हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन, या तो किस फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट। कितनी पिल लेते हैं और कब तक लेते हैं, 1 पिल लेते हैं, और कितने दिनों के लिए, 21 डेज के लिए। फिर गैप, और उस गैप में क्या होगा, और फिर से रिपीट कर देंगे। क्या रोकेंगे, क्या रोकेंगे, और क्या रोकेंगे, और क्या करेंगे। नॉन स्टेरॉयडल पिल कौन सी है, नॉन स्टेरॉयडल पिल कौन सी है, और कैसे लेंगे, 1 से वीक। साइड इफेक्ट कम है और इफेक्ट ज्यादा है। चलिए अगला है, प्रोजेस्टेरॉन अकेले या कॉम्बिनेशन ले लो किसका, एस्ट्रोजन के साथ। ये फीमेल इसको यूज कर सकते हैं एज ए इम्प्लांट अंडर स्किन। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल वैसे होगा जैसे ऊपर लिखा है, बस क्या है, इफेक्टिव पीरियड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन कर दे किसका, प्रोजेस्टेरॉन का, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, या किसको यूज कर दे, आईयूडी। ये अंडरलाइन कर लीजिए, विदिन 72 आवर ऑफ ए क्वाइटस। तो इसको देखा जाता है कि ये बहुत इफेक्टिव है एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये टिक कर लिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरीके से क्या यूज हो सकता है, तो लिखा है प्रोजेस्टेरॉन भी यूज हो सकता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन भी यूज हो सकता है, या आईयूडी भी यूज हो सकता है। बस शर्त क्या है, 72 आवर। किसके लिए, टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ऑफ रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। लास्ट मेथड, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन को कहते क्या है, ये एडवाइस दोनों को है, मेल को भी और फीमेल।
लेकिन कैसे है, क्या है, टर्मिनल मेथड, क्योंकि अब प्रिवेंट कर देगा कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। टिक कर लीजिए, सर्जिकल इंटरवेंशन का एकमात्र लक्ष्य है क्या, ब्लॉक कर देना है। किसको, अब जब गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही ब्लॉक हो जाएगा तो फिर प्रिवेंट हो जाएगा क्या, कंसेप्शन। ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जो किसमें किया जाए, मेल में, तो उसको कहते क्या है, और जो फीमेल में किया जाए उसको कहते क्या है, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा किसका रिमूव करेंगे या गांठ बांध देंगे। कैसे, छोटा सा इंसिजन लगाएंगे, कहाँ, स्क्रोटम पर। लेकिन ट्यूबेक्टोमी में क्या रिमूव करेंगे, फैलोपियन ट्यूब, या कहाँ कैसे करेंगे, छोटा सा चीरा लगाएंगे, कहाँ, एब्डोमेन में, या किसके थ्रू कर सकते हैं, वेजाइना। These टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव, लेकिन ये लेकिन बहुत काम है, क्या, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। लिखा है, जरा इसके डायग्राम देख लो, इसमें डायग्राम दिया गया है। ये कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, वैसेक्टोमी। और वैसेक्टोमी में क्या काटते हैं, एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अगर वैसेक्टोमी हो जाएगी तो अभी पीछे पढ़े हो ना कि गैमीट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर जाता है, तो जरा बताओ इसमें किसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किया, स्पर्म का कि ओवम का, कहां से कहां ब्लॉक कर दिया ये बता दो बस। ऑप्शन सुने, रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया जाएंगे कि ब्लॉक, और वासा एफरेंसिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस नहीं जाएंगे। एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस की तरफ बढ़ेगा, यही रोक दिया जाएगा, मतलब वास डिफरेंस पे ही रोका गया है, तो आगे नहीं जाने देंगे। जैसे सेमिनल वेसिकल पे, सेमिनल वेसिकल से आगे इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट पर क्या नहीं जाएंगे, स्पर्म। तो गैमीट का ट्रांसपोर्ट एपिडिडाइमिस के आगे रोका गया है, एपिडिडाइमिस के आगे कहां रोक दिया गया, वास डिफरेंस। अब इधर आ जाओ, ये कौन सी प्रोसेस है, इसमें क्या काटा गया है, किसका ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हुआ, कहां से कहां, ये बताओ। ओवरी से फैलोपियन ट्यूब आने देंगे कि नहीं आने देंगे, हैं, ओवुलेशन बंद करा देंगे कि फॉलिकल फॉर्मेशन बंद करा देंगे, ओवुलेशन होगा कि नहीं, फॉलिकल फॉर्मेशन, मेंस्ट्रुएशन, ओवुलेशन, भैया ओवुलेशन होगा, ओवरी तो कुछ किया नहीं है, फॉलिकल फॉर्मेशन भी होगा, जब फॉलिकल बनेगा ओवुलेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन भी होगा, बस क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो भी ओवम आएगा वो यहीं रुक जाएगा, इधर से स्पर्म से मिल नहीं पाएगा। आराम से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, वैसेक्टोमी में ये बताएं सीमेन पास होगा कि नहीं, होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी कि बंद हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगी, इंसेमाइनेशन या मतलब इजाकुलेशन ऑफ सीमेन वो भी होगा, बस क्या बंद हो जाएगा, गैमीट का ट्रांसपोर्ट। बस सीमेन में क्या नहीं होंगे, स्पर्म नहीं होंगे। और इधर क्या होगा, इधर फॉलिकल फॉर्मेशन होगा, हाँ, ओवुलेशन होगा, हाँ, मेंस्ट्रुएशन, हाँ, बस क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन डिजाइन करके भी आ चुके हैं। कहें ये एम्फेसिस दैट सिलेक्शन करें किसका, सुटेबल कंट्रासेप्टिव मेथड शुड ऑलवेज बी अंडरटेकन इन कंसल्टेशन ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल। यहाँ ये याद रखा जाए कि जितने भी कंट्रासेप्टिव हैं ये रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, देखिए रेगुलर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर कंसेप्शन होगा ही नहीं। ये मेंटेन करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान सुनिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है बच्चे भी होना, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी नहीं है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इसकी रिक्वायरमेंट रेगुलर नहीं है, होनी है आवश्यक।
ये हमेशा किसको रोक रहे हैं? नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं। इसी नाते जब कभी इनका यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, साइड इफेक्ट जरूर होगा। One should be forced to use method either prevent pregnancy or delay pregnancy due to personal reason। No doubt widespread use हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। जैसे 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 और जैसे देखो क्या लिखा है, सबसे खतरनाक ये है, ब्रेस्ट कैंसर भी होने की संभावना है। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। assertion and reason। मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वही क्या करती है और फिर वही क्या करती है, तो सही, बस सही है, ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन कर गया मतलब सेकंड। चलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड। अभी पीछे पढ़ के आए हो, सही है कि गलत है? और रीजन क्या है? क्योंकि मेटाबॉलिक चेंजेस वहां हो रहे हैं और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में नंबर 1 हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन में हम लोगों ने पढ़ ही रखा है, तो रीजन भी क्या है? सही है। तो कौन सा आंसर? फर्स्ट आंसर एक्सप्लेन कर रहा है। चलो अगला देखो, sex of baby determined by father not by mother। सही है। कारण आफ्टर द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमीट जायगोट में या तो ये होगा या तो ये होगा। ये डिपेंड किस पर कर रहा है? इस बात पर कि इस पर में एक्स है कि इस पर में वाई। तो सही तो लिखा है, तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो बैन कर दिया जाए एमनियोसेंटेसिस को, किसके लिए? सेक्स के डिटरमिनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि लीगली चेक करना है किसको? फीमेल फर्टिसाइड। तो ये असर्शन भी सही, रीजन भी सही। तो एक्सप्लेन करेगा। देखो कहां कहां बन सकते वही बनाते हैं। और देखो कंट्रासेप्शन करें किससे? तो साइड इफेक्ट क्या है? सही बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी मेडिसिन या डिवाइस यूज, तो ये भी क्या है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी।
सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलेगी? तो कहोगे एंट्री के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले। और अगर यहां फर्स्ट कर दे, अगर इसी क्वेश्चन में फर्स्ट कर दे तो इसी ऑप्शन में कौन सा आंसर, तो फिर आंसर ये हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। पहला स्टेटमेंट सही है, उल्टा लिखा है स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटिड फॉर्म, उसमें तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, पहला गलत। सेकंड में स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्म्ड व्हाइल स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड, फिर गलत हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कहां से? सर्टोलिसिस से into the cavity of seminiferous tubule while spermiation में spermatozoa form। तो तीन तो मिल गए गलत, तो चौथा भी गलत कर दें क्या? स्पर्मियोजेनेसिस में, जबकि स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं कहां से? किसमें? और उसके बाद आगे रिलीज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, टेम्परेरी पूछेगा तो बढ़िया आंसर, ठीक है। अगर ये ना मिलता तो हम इसके साथ जा सकते थे, पिनियल ग्लैंड। LH डिक्रीज ग्रेजुअली, ये तो इंक्रीज होना चाहिए। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लीडिंग सेल, सही है। FSH स्टिमुलेट सर्टोली सेल, स्पर्म, सही है। LH ट्रिगर ओवुलेशन, तो तीन तो हो गए सही, तो फिर पहला क्या हो गया? गलत। ये बेस्ट क्वेश्चन है। पेपर था क्या? क्वेश्चन है कि जो GnRH निकलता है, GnRH वो भी कम ज्यादा होता होगा, तो GnRH की जो पल्स है उसकी फ्रीक्वेंसी फीमेल में कौन कंट्रोल करता है? तो GnRH का कंट्रोल देखो क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, यहां से निकला GnRH, कहां काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी, यहां से क्या निकला? LH और FSH, ये कहां गया? फीमेल की बात करते हैं, ये ओरी गया, और ओरी से क्या निकला? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अगर बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? GnRH, या GnRH बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो चूंकि फीमेल दिया है तो आंसर क्या होगा? तो एस्ट्रोजन भी होगा और प्रोजेस्टेरॉन, फीमेल की जगह मेल कर दे तो फर्स्ट हो जाएगा। वाह भाई वाह, हैं? तो भैया इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यहां मेल करेंगे तो यहां ऑप्शन बदलने पड़ेंगे। तो क्या ऑप्शन बदलेंगे? देखो ये लाइन यहां तक ऐसे ही चलेगी, बस चेंज देखो, यहां ये ओरी की जगह क्या लिखना पड़ेगा? टेस्टिस लिखना पड़ेगा, और जैसे टेस्टिस लिखोगे वैसे क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। तो अगर यही क्वेश्चन मेल में आ जाए तो कौन चेंज करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन अगर यही फीमेल में है तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, अगले दिन मिलेंगे।